हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। आज हम सी एस ई टी के अंदर एक नया चैप्टर अपना शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 1। और कौन से पार्ट का करेंगे? लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड का अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या है? ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। बड़े ध्यान से आपको एक एक चीज सुनिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान। भारतीय संविधान किन्होंने लिखा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर बी राव अम्बेडकर। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। अब हमारा प्रियम्बल क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute into sovereign socialistic secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of nation. In our Constitute Assembly, this 26th day of November 1949, 26 ऑफ नवंबर को हमारा संविधान बना था। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई हमारा जो संविधान है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी इनके ऊपर बेस्ड है। समझ आ गई? ये काट दो, आगे बात करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। अपार्ट फ्रॉम डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल प्रोविजन ऑफ द राइट्स of the citizen and the other person in the number of entrenched provisions and the principle to be followed by the state in the governance of the country labeled as a directive principle of the state policy। ये कहना चाह रहा है कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो किसकी बात करता है? जो बात करता है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की तो बात करता है। वो राइट्स राइट्स की बात करता है, राइट्स ऑफ सिटीजन। हमारे भारत के जो सिटीजन है, नागरिक है, उनके राइट्स की बात करता है। बात करता है एंट्रेंस प्रोविजन, बात करता है प्रिंसिपल टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट, प्रिंसिपल टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से प्रिंसिपल्स है जिनको फॉलो किया जाएगा, उसके बारे में भी कौन बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन, जिनको बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। जिनको क्या बोला जाता है? डायरेक्टिव principles of state policy। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑल पब्लिक अथॉरिटी, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे वो जुडिशियल है। पब्लिक अथॉरिटी तीन भागों में डिवाइडेड है।
आपको बड़ा ध्यान से सुनना है, जो जो भी चीज आ रही है सारी की सारी एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। आपको ओएमआर पर्पज से एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना है। हाँ, तो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, ये कहना चाह रहा है कि भाई जो हमारी अथॉरिटी है, जो पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी तीन भागों में डिवाइडेड है। पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, तीसरा तीसरा हमारा है जुडिशियल, तीसरा है जुडिशियल। लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल। ऑल द पब्लिक अथॉरिटी, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, जुडिशियल है, डिराइव देयर पावर डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन टर्न डिराइव इट इज अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल। तो ये इसकी बात करता है कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो सिटीजन ऑफ इंडिया के किसकी बात करता है, राइट्स की बात करता है, जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है, जो प्रिंसिपल टू बी फॉलो बाय द स्टेट इन द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री की बात करता है, जो स्टेट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है, जो बता के चलता है कि भाई हमारी जितनी भी अथॉरिटी है, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, जुडिशियल हो, वो सारी की सारी पावर उनको कहाँ से मिलती है, चाहे वो डायरेक्टली मिले चाहे वो इनडायरेक्टली मिले, वो कहाँ से मिलती है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलके यहाँ पर इनको चलती है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य है बनाने का, द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल का मतलब होता है उद्देश्य। The preamble to the Constitution set out the aim and aspirations of the people of India. कि लोगों की जो कंट्री से लेके एस्पिरेशंस हैं, जो एम्स हैं, उनको क्या करना, सेट आउट करना। इट इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे संविधान का पार्ट है। द प्रियम्बल डिक्लेयर इंडिया टू बी अ सोवरेन सोशलिस्टिक सेकुलर डेमोक्रेटिक। जो हमारा क्या है, हमारा जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, उसने इंडिया को बताया है कि इंडिया एक क्या है, इंडिया एक सुवरीन, इंडिया एक सुवरीन, इंडिया एक सोशलिस्ट, इंडिया एक सेकुलर, इंडिया एक डेमोक्रेटिक क्या है, रिपब्लिक है। इंडिया एक सुवरीन सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सेकुलर रिपब्लिक है। एंड सिक्योर द एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, और क्या करना, सिक्योर करना अपने नागरिक के न्याय को, लिबर्टी को, इक्वलिटी को, फर्टिनिटी को। तो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, ये डिक्लेयर करता है कि इंडिया जो है एक सुवरीन, एक सोशल, एक सेकुलर, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जो क्या करती है, सिक्योर करती है किसकी, टू ऑल द सिटीजन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी। It is declared that the constitution has been given by the people to the themselves. ये कहना चाह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पीपल ने, भारत के लोगों ने खुद को दिया है, thereby affirming the republican character of the policy and the sovereignty of the people. The polity assured to the people of India by the constitution is described in the preamble as sovereign social, मतलब जो polity है, जो गवर्नमेंट है, वो लोगों को अश्योर करती है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है ना, एज अ प्रियम्बल, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में बताया गया है, सुवरीन, सोशल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, द एक्सप्रेशन सुवरीन सिग्निफाई द रिपब्लिक इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली सुवरीन है, अखंडता, sovereignty in the strict and narrative sense of the term imply independence all around, within and without the border of the country. As discussed above, legal sovereignty is vested in the people of India and political sovereignty is distributed between the unity and state. ये कहना चाह रहा है कि sovereignty का मतलब होता है एक तरह से अखंडता, एक तरह से कि भाई जो sovereignty है वो लोगों के अंदर होनी चाहिए, अखंडता लोगों के अंदर, एकता लोगों के अंदर होनी चाहिए। और पॉलिटिकल sovereignty को दो भागों में डिवाइड किया है, सेंट्रल एंड स्टेट, यूनियन एंड स्टेट।
समझ आ गई? तो आपको ये ध्यान रखना है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब आता है हमारे आगे टॉपिक ये वाला, सोशलिस्टिक क्या होता है। द वर्ड सोशलिस्ट एडेड बाय द 42 अमेंडमेंट, इसको बहुत बड़ा याद करना है आपको। जो सोशलिस्ट वर्ड था, सोशलिस्ट वर्ड, इसको अब कब ऐड किया गया था, इसको 42nd अमेंडमेंट के अंदर, 42nd अमेंडमेंट के अंदर इसको ऐड किया गया था। सोशलिस्ट का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य था एम टू सिक्योर, इसका उद्देश्य क्या था सोशलिस्ट का, एम टू, इसका उद्देश्य था एम टू सिक्योर टू इट इज पीपल जस्टिस, अपने लोगों को न्याय देना, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, कोई भी जस्टिस हो, चाहे वो सोशल हो चाहे वो इकोनॉमिकल हो, जस्टिस देना, चाहे वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो किससे हो, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, किसी से भी हो, आपको जो सोशलिस्ट का है उसका है पर्पस था कि लोगों को किस तरह से क्या देना, न्याय देना। क्लियर है? अब फेडरल क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फेडरल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटरी, इस पे आते हैं। फेडरल क्या होता है, हमने ऊपर बात की थी, सुवरेनिटी की बात की, सोशलिस्ट की बात की, फेडरल की बात की, है ना। यूनिटरी क्या होता है, फेडरल क्या होता है, फेडरल और यूनिटरी ये पढ़ते हैं। ये फेडरल क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है विद सर्टेन यूनिटरी फीचर। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिकली क्या है, इज बेसिकली फेडरल है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिकली क्या है, इट इज अ फेडरल, ये फेडरल है बट विथ सर्टेन यूनिटरी फीचर। इसमें क्या है, कुछ यूनिटरी फीचर है, यूनिटरी फीचर्स है। यूनिटरी का मतलब क्या होता है भाई, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है। फेडरल का मतलब होता है संयुक्त, संयुक्त। फेडरल का मतलब क्या होता है, संयुक्त। द मेजोरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इन द केश केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला were of a view that the federal feature from the basic structure of Indian constitution. However, there are discussion as to whether the Indian constitution establishes a federal system or it stipulates a unitary form of government with some basic federal feature. Thus, to decide whether constitution is federal, unitary or quasi-federal, it would be better to look at the content of the constitution. मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे केशवानंदा भारती और स्टेट ऑफ केरला, इनका एक केस चल रहा था और उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने राइज किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, यूनिटरी है, क्वेजी फेडरल है, इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेंट को देखना चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि द एसेंशियल फीचर ऑफ फेडरल पॉलिसी और सिस्टम आर ड्यूल गवर्नमेंट। हमारे फेडरल पॉलिसी का मतलब होता है ड्यूअल गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिक जो फीचर हैं फेडरल पॉलिटी के, फेडरल सिस्टम के, फेडरल सिस्टम ये कहता है कि ड्यूअल गवर्नमेंट, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड प्रोसीजर।
आपसे पूछा जाएगा ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, इस पैराग्राफ में ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाला पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट कुछ भी नहीं है, एक बार पढ़ लेना, बट ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम, आप बताओगे ड्यूल गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड प्रोसीजर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फेडरल सिस्टम है उसके क्या है फीचर्स है। Political system introduced by our constitution processes are a forced essential of the federal polity। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किसके ऊपर बेस्ड है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फेडरल पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है। फेडरल पॉलिसी, ये पॉलिटी नहीं है, यहाँ पे ये पॉलिसी है, पॉलिसी इसको ठीक कर लेना। हमारी जो गवर्नमेंट है वो फेडरल पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है दो भागों में डिवाइडेड है, एक यूनियन एक स्टेट। यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट मतलब राज्य सरकार, है ना, स्टेट गवर्नमेंट। देयर रेस्पेक्टिव ऑर्गन डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, और जितनी भी इनको पावर मिलती है कहाँ से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। हमारी गवर्नमेंट को पावर कहाँ से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। एंड इट इज नॉट कॉम्पिटेंट फॉर द स्टेट टू स्कीड फ्रॉम द union, there is a division of legislative and executive power between the union and state. Supreme Court stand at the head of our judiciary to guard against the violation of the constitutional provision. The Supreme Court decide dispute between the union and state, or state intersay or interpreted finally the provision of the constitution. तो भाई हमारे उसमें क्या है, द क्वेश्चन हैज टू वेदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फेडरल फ्रॉम अ गवर्नमेंट और यूनियन यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन और विद सम फेडरल फीचर कम in various cases before the Supreme Court and High Court, but in most cases it is observation has been made in a particular index and have to be understood accordingly. The question rests mostly on the value judgment on one is philosophy। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा क्वेश्चन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो भाई ये क्या है, एक तरह से फेडरल भी है यूनिटरी भी है, समझ आ गई, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, आपको ये वाला पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पैराग्राफ आप इस वाले उसमें ये दो पैराग्राफ क्या है इंपॉर्टेंट है, आपको ये दो पैराग्राफ क्या करने हैं, अच्छे से पढ़ लेने। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है हमारे आगे फंडामेंटल राइट, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से जन्मसिद्ध अधिकार मिलते हैं, जो हमें मौलिक अधिकार मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स। जो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 से लेके 32 तक बात करता है फंडामेंटल राइट की। अब हमारे पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 3 हमारे 6 फंडामेंटल राइट है, 6 तरह के फंडामेंटल राइट है। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 6 कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट। अब वो फंडामेंटल राइट कौन कौन से है, पहला राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक बात करता है, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24। राइट टू फ्री ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेके 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 से 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, तो ये क्या है हमारे किस चीज के बारे में बात करता है, फंडामेंटल राइट के बारे में। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आगे बात करते हैं, अभी वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे हम अच्छे से। तो हमारे कौन कौन से हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, हमारे फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड 6 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। 6 कौन सा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आपको ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं,
अपार्ट फ्रॉम दी आर्टिकल 12 एंड 13, अगर मैं बात करूं अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल 12 एंड 30 डील विद डेफिनेशन ऑफ, हमारा जो आर्टिकल 12 है, हमारा जो आर्टिकल 12 है वो बात करता है किसकी, स्टेट की। स्टेट क्या होता है? हमारा जो आर्टिकल 13 है वो बात करता है किसकी, लॉ की। आर्टिकल 14 से लेके 32 तक बात करता है फंडामेंटल राइट्स की। किसकी बात करता है, फंडामेंटल राइट की। आर्टिकल 33 से लेके 35 तक बात करता है, आर्टिकल 33 से लेके 35 तक बात करता है किसकी, प्रोविजन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। जनरल प्रोविजन, जनरल प्रोविजन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, जनरल प्रोविजन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, ये इनके बारे में बात करता है। आगे बढ़ते हैं। कोई भी फंडामेंटल राइट इन इंडिया इज एब्सोल्यूट। हमें पूरी तरह से कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं मिला हुआ। हमारे फंडामेंटल राइट पे गवर्नमेंट ने क्या कर रखी है, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। नो फंडामेंटल राइट इन इंडिया इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरह से कोई भी हमें फंडामेंटल राइट नहीं मिला हुआ। नो फंडामेंटल राइट इन इंडिया इज एब्सोल्यूट। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट बाय द वैलिड लेजिस्लेशन। हमारे फंडामेंटल राइट पे स्टेट ने क्या किया हुआ है, थोड़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। एंड इन सच केस कोर्ट नॉर्मली would respect the legislative policy behind the same. From the above point of view, person to whom right are available, fundamental right may be classified as follow. फंडामेंटल राइट को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, आर्टिकल 15, 16, 19, 30 आर गारंटी ओनली टू द सिटीजन। हमारे जो क्या है, बड़े ध्यान से सुनना है, जो जो अभी तक मैंने बोला बिल्कुल इंपॉर्टेंट था। बड़े ध्यान से आप चीज लोगों को ये बात सुननी है। हाँ, बात करते हैं। ये कहना चाह रहा है कि जो आर्टिकल है, आर्टिकल कौन कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 30, 4 आर्टिकल, ये क्या करते हैं, ये आर गारंटीड, आर गारंटीड ओनली टू द सिटीजन। आर्टिकल 15, 16, 19, 30 आर गारंटीड ओनली टू द सिटीजन। ये सिर्फ सिटीजन को गारंटी देते हैं। उसके बारे में बात करते हैं, किसको, सिर्फ सिटीजन को। जो आर्टिकल 15, 16, 19 और 30 है, ये किसके लिए है, ये सिर्फ सिटीजन के लिए है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, 22, 23, 21, 22, 23, आर्टिकल 25, आर्टिकल 27 एंड आर्टिकल 28। ये वाले आर्टिकल जो है, ये वाले आर्टिकल हैं सिटीजन और फॉरनर। ये हर एक पर्सन को अवेलेबल है, एनी पर्सन ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया। भाई इन भारत की मिट्टी पे, भारत की धरती पे, चाहे कोई सिटीजन हो चाहे कोई फॉरनर हो, सबको ये राइट मिलते हैं। 14, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28। उसके बाद क्या है, द राइट गारंटी बाय द आर्टिकल 15, 17, 18, 20, 24 आर क्या है, जो ये बात कर रहा है, द जो राइट्स है गारंटी बाय आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल, 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 20, आर्टिकल 24। कौन कौन से आर्टिकल,
आर्टिकल गारंटी बाय द राइट गारंटी बाय आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 20, आर्टिकल 24। ये सारे आर्टिकल कैसे हैं? ये हैं आर एब्सोल्यूट आर्टिकल, एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट है। लिमिटेशन अपॉन द लेजिस्लेटिव पावर, लिमिटेशन अपॉन द लेजिस्लेटिव पावर। तो इसमें कौन कौन से हैं? इसमें कौन कौन से राइट आते हैं? इसमें राइट आता है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू exploitation, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, right to constitutional remedy, right to constitutional remedy। तो ये इस बारे में बात करता है। अब हमारे पास आता है स्टेट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट। जो हमने बात किया आर्टिकल 12 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 12 बात करता है स्टेट के बारे में। आर्टिकल 12 बात करता है स्टेट के बारे में। आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 किसके बारे में बात करता है? स्टेट के बारे में। स्टेट क्या होता है? स्टेट, स्टेट का मतलब होता है द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, लोकल अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ, कोई भी लोकल अथॉरिटी या अदर अथॉरिटी या तो वो इंडियन टेरिटरी में या और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब लोकल अथॉरिटी क्या होता है? व्हाट इज लोकल अथॉरिटी? लोकल अथॉरिटी रेफर टू द म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड, ये सारी क्या है? लोकल अथॉरिटी है। The Supreme Court enunciated the following test for determine whether entity is an instrumentally or agency of state। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई किसी अथॉरिटी को हम ये कहेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट की अंडर है या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की एजेंसी है या स्टेट की एजेंसी है या नहीं है, सॉरी। तो किस तरह से हम डिसाइड करेंगे? इफ इट इज द इफ द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द कॉर्पोरेशन इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, अगर किसी कॉर्पोरेशन की पूरी शेयर कैपिटल जो है गवर्नमेंट ने क्या कर रखी है? होल्ड कर रखी है। अगर किसी गवर्नमेंट की, if the entire share capital of a government corporation is held by government, it would go a long way toward indicate that the corporation is an instrumental or agency of the government। किसी कॉर्पोरेशन की सारी शेयर कैपिटल जो है वो क्या है? गवर्नमेंट के हाथ में। दूसरा, where the financial assistant of the state is to meet almost the entire expenditure of the corporation, it would afford some indication of the corporation being, where financial assistant of the state is so much to meet the almost the entire expenditure of the corporation। किसी कॉरपोरेशन के सारे खर्चों को पूरा करने के लिए जो फाइनेंशियल हेल्प पूरी तरह से अगर गवर्नमेंट दे रही है, तब भी हम कहेंगे कि वो कॉरपोरेशन क्या है? गवर्नमेंट है। Where the corporation enjoy a monopoly status which is conferred and protected by the state, whether the corporation enjoy a monopoly status which is conferred or protected by the state, existence of deep and pervasive state control may afford indication that corporation is state or instrumental, existence of deep and pervasive state control, भाई यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस है डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल में अफोर्ड एन इंडिकेशन दैट द कॉर्पोरेशन इज अ स्टेट एजेंसी। ठीक है, समझ आ गई कि भाई सबसे पहले क्या है कि कोई भी कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट ने पूरी तरह से हेल्ड किया है, किसी भी कॉर्पोरेशन का खर्चा अगर गवर्नमेंट पूरी तरह से कर रही है। भाई तीसरा, वेदर द कॉर्पोरेशन enjoy a monopoly statute which is conferred or protected by the state, existence of deep and pervasive state control may afford indication that the corporation is a state agency or an instrumentally, if the function of the corporation are
if the function of the corporation are of public importance and closely related to the government function। ये कहना चाह रहा है कि भाई कॉरपोरेशन के जो फंक्शंस हैं वो किसके लिए है, पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए है, और उसके फंक्शन, उसके काम गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो वो क्या है, गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी है, गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है। इफ द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू द कॉर्पोरेशन, अगर डिपार्टमेंट जो है किसी गवर्नमेंट का वो ट्रांसफर किया है कॉर्पोरेशन को, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप किसी कॉर्पोरेशन को बोलोगे कि वो क्या है, वो एजेंसी है किसकी, गवर्नमेंट की। उस कॉर्पोरेशन को बोलोगे वो कॉर्पोरेशन क्या है, एजेंसी है। तो भाई पहला, जिसमें अगर सारी शेयर कैपिटल किसने हेल्ड कर रखी है, गवर्नमेंट ने। किसी कॉर्पोरेशन के सारे खर्चे कौन पूरा कर रहा है, गवर्नमेंट। जिस किसी भी कॉर्पोरेशन में मोनोपोली किसकी है, गवर्नमेंट की है ना। भाई कोई भी कॉर्पोरेशन पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए काम कर रही है और उसके जो काम है गवर्नमेंट से रिलेटेड है, वो भी क्या है, कोई भी एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट है। लास्ट क्या है कि भाई अगर किसी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन में ट्रांसफर किया गया है तो वो सब किस में आता है, वो गवर्नमेंट में आता है। क्लियर, समझ आ गई, आगे बात करते हैं। अब आता है जस्टिफिएबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट। जस्टिफिएबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट। जस्टिफिएबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जस्टिफिएबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट। जस्टिफिएबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है, हाँ, जस्टिफिएबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट क्या होता है, बात करते हैं। आर्टिकल 13 गिव 10, आर्टिकल 13 जो है वो गिव टीथ टू द फंडामेंटल राइट। इट ले डाउन द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस इन रिगार्ड टू द लॉ इनकंसिस्टेंट विद द और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अब बात करते हैं दो तरह से, एग्जिस्टिंग लॉ, फ्यूचर लॉ। आर्टिकल 13 जो है इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट को। आर्टिकल 13 इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करता है किसको, आर्टिकल 13 इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करता है किसको, फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स को, राइट को। अब यहाँ पे दो तरीके से बात होती है। पहले बात कर लेते हैं एग्जिस्टिंग लॉ, और दूसरी बात कर लेते हैं, यह रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करता है इन रिगार्ड टू द लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट। रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करता है, ये क्या करता है, आर्टिकल 13 जो है रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करता है किन लोगों के रिगार्डिंग, उन लोगों के रिगार्डिंग जो इनकंसिस्टेंट है किससे, फंडामेंटल राइट से। अब दो तरह के लॉ होते हैं, एग्जिस्टिंग लॉ, फ्यूचर लॉ। फ्यूचर लॉ, एग्जिस्टिंग लॉ जो होते हैं, एग्जिस्टिंग लॉ मतलब आर्टिकल 13 क्लोज 1 रिलेट टू द
लॉ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन फोर्स। आर्टिकल 13 क्लोज 1 बात करता है ऐसे लॉ जो अभी ऑलरेडी बने हुए हैं, जो एग्जिस्टेंस में है। लॉ विच वर इन फोर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भाई गणतंत्र के आने से पहले, गणतंत्र के आने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले, संविधान के आने से पहले जो भी लॉ थे, है ना, उनसे रिलेटेड जो बात करता है आर्टिकल 13 क्लोज 1 बात करता है। Declaration by the court of their invalidity, however, will be necessary before they can be disregarded and declare the pre-constitutional law are void to the extent to which they are inconsistent with the fundamental right. यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा, यहाँ पे बोला कि भाई अगर संविधान के आने से पहले कोई भी लॉ था और वो लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, इनकंसिस्टेंट है, तो वो सारे लोग क्या होंगे, अब से उनको वॉइड मार दिया जाएगा, उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको वॉइड कह दिया जाएगा कि वो लॉ अब वॉइड है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मतलब संविधान जब लागू हुआ 1950 में, 1950 से पहले भी तो लॉ थे। ऐसे लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, तो वो लॉ क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। वो लॉ क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है ये क्या है, ये वॉइड है। दूसरा, फंडामेंटल लॉ आर्टिकल 13 क्लोज 2 रिलेट टू द फ्यूचर लॉ। फंडामेंटल लॉ आर्टिकल 13 क्लोज 2 रिलेट टू द फ्यूचर लॉ। लॉ मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो लॉ जो कब बने हैं, वो लॉ जो बने हैं आर्टिकल 13 के बाद, वो लॉ जो बने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद। ऐसे लॉ जो बने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ऐसे लॉ जो बने हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद। आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। भाई जब हमारा संविधान बन जाएगा, जो हमारी गवर्नमेंट है कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो क्या कर रही है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को नुकसान दे रही है, जो हमारे फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, जो हमारे फंडामेंटल राइट को रोक रहे हैं, ऐसे लॉ नहीं बनेंगे। तो वही हमारे जो आर्टिकल 13 है वो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन की बात करता है। किसकी? आर्टिकल 13 जो बात करता है रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जिसमें वो कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ, चाहे वो एग्जिस्टिंग लॉ हो चाहे वो फ्यूचर लॉ हो, अगर आपने वो लॉ फंडामेंटल राइट के खिलाफ बना रखा है तो वो लॉ क्या होगा, वो लॉ अब से वॉइड होगा, वैलिड नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गए। अब बात करते हैं द वर्ड लॉ। लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन इन आर्टिकल 13 इटसेल्फ इंक्लूड। लॉ क्या है? आर्टिकल 13 जो है लॉ की डेफिनेशन देता है। आर्टिकल 13 जो है लॉ की क्या देता है? डेफिनेशन देता है। आर्टिकल 13 कहता है कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी ऑर्डर, कोई भी बायलॉ, कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेस हैविंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन फोर्स ऑफ लॉ। भाई कोई भी ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, बायलॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेस हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ, वो क्या कहना चाह रहा है? वो हमारा लॉ की डेफिनेशन है, हमारे लॉ की वो क्या है? डेफिनेशन है। तो आप इतना करो इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर पूरा क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये चैप्टर क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। क्लियर?